हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो इस डिस्कशन में मैं हर आर्टिकल का आपको समरी बताऊंगा, चीज़ों को इन ब्रीफ समझाने की कोशिश करूंगा। ये जो भी एनालिसिस है यूपीएससी एज वेल एज डिफरेंट स्टेट पीसीएस के सिलेबस के हिसाब से है। सेकेंडली जो पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है प्री का और मेंस का इंक्लूडिंग यूपीएससी एज वेल एज स्टेट पीसीएस का, उसके हिसाब से है, ताकि चीज़ें क्रेडिबल रहे, ऑथेंटिक रहे और हम जो पढ़े एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही रहे। एडमिशन ओपन है एक्जिया आईएएस एकेडमी में। आप हमारे साथ एडमिशन के ज़रिए, क्लासरूम के ज़रिए जुड़ सकते हैं। बाकी कोर्स का हाईलाइट इसमें मेंशन किया हुआ है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। फर्दर आपको डिटेल में जानना है, कोई डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 6002417488 नंबर पे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो वाइस प्रेसिडेंट साहब का अभी चुनाव होने वाला है, तो उसी के अवसर पे ये आर्टिकल आया है, द न्यू हाउस मास्टर। तो पहला बात तो ये है कि आपका जो वाइस प्रेसिडेंट का रोल होता है वो क्या है, उसके बारे में इस आर्टिकल में जिक्र किया गया है। तो वाइस प्रेसिडेंट साहब का दो रोल रहता है। एक तो आपका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, मतलब राज्यसभा का जो हाउस है उसको प्रिसाइड करना जब भी सेशन होता है, वो चाहे आपका मॉनसून सेशन हो या फिर आपका विंटर सेशन हो या फिर बजट सेशन हो। सेकेंडली, जब प्रेसिडेंट जो होते हैं, जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट का पोस्ट होता है, वो जब वैकेंट हो जाता है किसी रीज़न से बिफोर कंप्लीटिंग 5 years ऑफ टर्म, तो उस समय वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है उसको होल्ड करते हैं। तो अभी इसमें ये जो आर्टिकल है इसमें स्पेशली वाइस प्रेसिडेंट का जो रोल रहता है एज ए चेयरमैन ऑफ दी राज्यसभा, उसके बारे में जिक्र किया गया है कि ये वीपी का रोल जो है काफ़ी यूनिक रहता है, कॉम्प्लेक्स होता है और क्रिटिकल होता है टू दी ऑर्डरली फंक्शन ऑफ आवर डेमोक्रेसी। तो अभी हमारा जो देश का डेमोक्रेसी है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। जो रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं वो लोकसभा में, राज्यसभा में देश को रिप्रेजेंट करते हैं। जो पॉपुलेशन है उनका जो मत है उसको रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो स्टेट जो राज्यसभा है वो आपका जो स्टेट असेंबली होती है, डिफरेंट स्टेट असेंबली, 28 स्टेट असेंबली है। फिर आपके 3 यूनियन टेरिटोरी का असेंबली है, तो उससे जो मेंबर्स है वो चुन के भेजे जाते हैं इन राज्यसभा। और उनका काम क्या होता है? राज्यसभा का दो काम होता है। एक तो स्टेट का जो इंटरेस्ट है, जो हित है, उसको प्रोटेक्ट करना एट सेंट्रल लेवल, एंड सेकेंडली आपका जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है उसमें लोकसभा क्या कर सकती है? हेस्टी डिसीजंस ले सकती है। तो इसीलिए जो हेस्ट है उसको आपका सेफ गार्ड करती है बाय दी राज्यसभा। और इसी के साथ राज्यसभा का जो रोल है वो हम अगर लोकसभा के साथ कंपैरेटिवली देखें तो ऑलमोस्ट इक्वल है, एक्सेप्ट आपका जो मनी बिल होता है उसको लेके। बाकी जो राज्यसभा है वो ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन मेकिंग में भी इक्वल रोल प्ले करती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में भी इक्वल रोल प्ले करती है, जो मेन रोल होता है। बाकी जो मनी बिल है या फिर बजट है उसके ऊपर लिमिटेड 14 डेज का ही एक रोल होता है, वो भी सिर्फ डिस्कशन का। वो आपके कोई वेटो नहीं लगा सकते हैं उसमें। तो अभी जो आपका चेयरमैन है, ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट में जो रहेंगे, तो उनका ये काफ़ी महत्वपूर्ण दायित्व रहता है कि वो क्या करे? नॉन पार्टीजन रोल प्ले करे। किसी ना किसी पार्टी से चुन के ही आएंगे वाइस प्रेसिडेंट, किसी ना किसी पार्टी के सपोर्ट से, तो वो पार्टीजन रोल प्ले ना करे। नॉन पार्टीजन रोल प्ले करना काफ़ी ज़रूरी होता है। जो रेफरी होते हैं उनको नॉन पार्टीजन का रोल जब वो प्ले करेंगे तभी क्या है, ट्रू स्पिरिट ऑफ जो डेमोक्रेसी है, डिबेट है, डिस्कशन है, वो हमें देखने को मिलता है। तो वही चीज़ें इसमें मेंशन की है। जो बीटर पॉलिटिकल डिफरेंसेस है उसके वजह से आज के समय पे जो आपका पार्लियामेंट का डिसफंक्शनल है हम वो देख सकते हैं। जो आपका डेलिबरेशन है, डिस्कशन है, वो काफ़ी डिक्लाइन हुआ है। लोकसभा में तो डिक्लाइन हुआ ही है, इंक्लूडिंग राज्यसभा में भी डिक्लाइन हुआ है। तो पास्ट में आपके जो प्रीडेसेसर रहे हैं भैरव सिंह शेखावत जी, उन्होंने क्या कहा था कि द क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस इन अ डेमोक्रेसी विल क्रिटिकली हिंजेस ऑन द क्वालिटी ऑफ बिजनेस
ट्रांजैक्टेड इन पार्लियामेंट। तो जो भी बिजनेस का ट्रांजैक्शंस होता है, जो भी डिस्कशन होती है, डिबेट होती है, तो उससे क्या होता है, क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस का पता लगता है इन एन डेमोक्रेसी। तो इसीलिए जरूरी है कि राज्यसभा में जो भी अभी डिक्लाइन देखा गया है डिस्कशन में, डेलिबरेशन में, दैट नीड्स टू बी चेक्ड, दैट नीड्स टू बी फिक्स्ड बाय द न्यू वाइस प्रेसिडेंट, अपकमिंग वाइस प्रेसिडेंट जो भी होने वाले हैं। तो उनके ऊपर ये जो आपका क्रिटिकल रोल है, कॉम्प्लेक्स रोल है, वो उनको नॉन पार्टीजन तरीके से निभाना जरूरी रहेगा। ओके, तो अभी थोड़े पहले बताया था कि लोकसभा क्या है, एट टाइम्स हेस्टी डिसीजंस ले सकती है, क्विक किसी लॉ को वो पास कर सकती है, किसी बिल को पास कर सकती है। तो उसको राज्यसभा को बारीकी से देखना जरूरी रहेगा। लेकिन देखा गया है कि हाल ही में जो टैक्स का लॉ पास हुआ था, न्यू इनकम टैक्स लॉ, जो लागू होने वाला है 2026 का 1 अप्रैल से, तो उसको सिर्फ 3 घंटे में डिस्कस करके उसको पास कर दिया गया। तो इससे देखा जा रहा है कि जो डिस्कशंस है, डेलिबरेशंस है, डिबेट्स है, वो काफ़ी कम है, जो आपके क्या है, डेमोक्रेसी के हेल्थ के लिए सही नहीं है। तो इस तरीके से अगर हेस्टी लॉ बनाए जाते हैं विद लैक ऑफ डिस्कशन या फिर शॉर्ट डिस्कशन, तो उससे क्या है, जो लॉ है उसमें डिफरेंट लेकुनस रह सकती है। ओके, नेक्स्ट। ओके, तो नेक्स्ट वही सभी चीजें इसमें मेंशन की है। फर्स्ट इज द नॉन पार्टीजन रोल उनको प्ले करना है। सेकंड, उनको कंट्रीब्यूट करना है डेलिबरेटिव फंक्शंस में। और उसी के साथ उनका और अगर फंक्शंस आप इसमें देखिए, ओके, तो इसमें एक चीज बताया गया है, जो आपके वीपी होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, उनका जो ओथ होता है और जो प्रेसिडेंट का ओथ होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो अभी इसमें ध्यान रखिएगा कि जो जस्ट अ मिनट। ओके, तो जो वीपी है वो क्या करते हैं, जो आपका उनका ओथ होता है जब ऑफिस को संभालते हैं उस समय, तो विल बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, की कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति जो निष्ठा है वो रखेंगे। तो अभी निष्ठा कैसे रख पाएंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, जब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के हिसाब से चीजों को डिस्कस किया जाएगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है हॉरर्स इन बलूचिस्तान। तो अभी बलूचिस्तान क्या है, एक प्रोविंस है पाकिस्तान का। मुझे जहां तक ध्यान है 5 प्रोविंसेस है, 5 प्रोविंस में से बलूचिस्तान जो है 4 या 5 होंगे, उसमें से ये बलूचिस्तान सबसे बड़ा प्रोविंस है। जैसे हमारे देश में 28 स्टेट है, उसी तरीके से पाकिस्तान में आपका एक स्टेट है जिसको प्रोविंस कहा जाता है, वो है बलूचिस्तान। तो अभी बलूचिस्तान को पाकिस्तान ने अपने जो टेरिटोरी है उसमें कब एनेक्स किया, राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस 1948 में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को एनेक्स किया। और एनेक्स करने के बाद जो आपके बलूची पॉपुलेशन है, तो अभी बलूची पॉपुलेशन आपके जो रिलीजन वाइज तो देखा जाए तो इस्लामिक पॉपुलेशन ही है, लेकिन इनका जो आपका कल्चर है, इनका जो एथनिक आइडेंटिटी है वो डिफरेंट है देन दी रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान। मतलब ये आपके ट्राइबल पॉपुलेशन है, जिनको बलूच कहा जाता है, और जहाँ रहते हैं वही है बलूचिस्तान विद इन पाकिस्तान। तो अभी जब से इनका एनेक्सेशन हुआ है टेरिटोरी का, तब से आपके बलूचिस्तान में जो बलूची लोकल ट्राइब्स है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से डिफरेंट सॉर्ट ऑफ राइट्स की डिमांड कर रही है। उसमें सबसे पहला जो राइट का डिमांड है वो है राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, कि उनका खुद का पॉलिटिकल सेटअप हो, ऑटोनॉमी रहे, वो खुद के पॉपुलेशंस के लिए सोशियो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है उसको आगे बढ़ा सके। लेकिन इसी डिमांड को क्या है, समय समय पे पाकिस्तान के द्वारा, पाकिस्तान अथॉरिटी के द्वारा कुचला जाता है। तो इसमें जो राइट्स का वायलेशन होता है कि जो भी आपकी आवाज़ उठाते हैं उन आवाज़ को साइलेंस कर दिया जाता है। तो इसमें कुछ डेटाज है, स्पेशली बाय एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन राइट्स के हित में काम करती है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल यूके बेस्ड है, लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। और एक है आपका ह्यूमन राइट्स वॉच। ह्यूमन राइट्स वॉच आपका यूएसए बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो आईएनजीओ है, ह्यूमन राइट्स के पर्सपेक्टिव से ह्यूमन राइट्स के हित में काम करता है। तो इन दोनों ही जो बॉडी है, इन्होंने रिपोर्ट पब्लिश किया है कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल को क्या किया गया है, किल किया गया है, हत्या की गई है बाय पाकिस्तानी अथॉरिटी। इट मीन्स क्या है, जो आपकी आवाम है बलूचिस्तान की, उनके जो आवाज़ है, जो उनका लीगल और राइटफुल डिमांड है, उसको दबाया जाता है, ह्यूमन राइट्स का वायलेट
वायलेशन होता है। तो इससे क्या है, जो परिवार है वो बिखरते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि महिलाएं क्या कर रही है, अपने बच्चे अपने जो हस्बैंड है उनके फ़ोटोज़ लेके इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रही है। इवन ऐसे इस तरीके के जो आपके डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट है, पीसफुल प्रोटेस्ट है, उनको भी क्रश कर दिया जाता है बाय दी पाकिस्तानी अथॉरिटी, जो क्या है, सही नहीं है। कि हर रीजन का, हर तबके के लोगों का खुद का कुछ आपका डिमांड रहता है हर नेशन में, तो उस डिमांड को पूरा किया जाना काफ़ी ज़रूरी है। तो अभी पाकिस्तान क्या करती है, जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा है या फिर भारत के अगेंस्ट एक गलत नैरेटिव सेट करती है या फिर एक गलत प्रोपागेंडा फैलाती है वर्ल्ड में, स्पेशली यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, कि भारत जो है वो जम्मू कश्मीरी पॉपुलेशन का जो राइट्स है उसको वायलेट कर रहा है। जबकि जो भारत है, जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो संविधान में प्रोविज़न रखा है कि जम्मू कश्मीर के पॉपुलेशन को सेल्फ डिटर्मिनेशन मिला है, खुद के गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं डेमोक्रेटिक वे से। फिर सेंटर से जो हेल्प है वो पहुंचती है जम्मू कश्मीर में, इकोनॉमिक सपोर्ट हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट हो या फिर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक एजुकेशन हो, हेल्थ हो, इन सभी एस्पेक्ट में हम हमारे देश के जो सिटीज़न हैं, स्पेशली जो जम्मू कश्मीर के भाई बहन हैं, उनके लिए भी गवर्नमेंट उतनी ही चिंतित रहती है जितना कि रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए रहती है। या फिर आप नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का बात कर लीजिए या फिर एनी पार्ट ऑफ इंडिया का बात कर लीजिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन में हर तबके के लोगों के लिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ ऑफ द लैंड है, उसने उसको रिकॉग्नाइज़ किया है, चाहे लैंग्वेज हो, चाहे आपके रिलीजियस राइट्स हो या फिर एथनिक राइट हो, इनको हमने प्रोटेक्ट किया है, हमारे देश के संविधान ने प्रोटेक्ट किया है। इसलिए हमारा देश का संविधान स्टार्ट ही होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से। तो ये पाकिस्तान की हिपोक्रेसी है कि जो दूसरे के घर में बिना बात का जो बदनाम लाता है या फिर नैरेटिव सेट करता है, उसको खुद के घर के अंदर देखना चाहिए। और वर्ल्ड लेवल में भी, ग्लोबल लेवल में भी जो डिफरेंट रेस्पॉन्सिबल नेशंस है लाइक पाकिस्तान, लाइक यूएसए, इनको पाकिस्तान का इस तरह का जो रवैया है इसको क्रिटिसाइज करना चाहिए ताकि जो ह्यूमन राइट्स है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इसमें अगर कुछ डेटाज आप देखेंगे तो काफ़ी ग्रीम सिचुएशन है फंडामेंटल राइट्स को या फिर ह्यूमन राइट्स को लेके। 121 बुलेट रिडल बॉडीज मिली है इन जस्ट 8 मंथ, और ये रिपोर्ट पाकिस्तान का न्यूज़पेपर ही दे रहा है या फिर जो डिफरेंट समय पे कमीशंस फॉर्म की गई है। तो और इसके अलावा भी कहीं आप इधर देखिए तो अभी तक क्या है, 2011 से आज तक, मतलब पिछले 14 सालों में 10,000 से भी ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। तो इनको जो अथॉरिटी है वो अरेस्ट करके ले जाती है, जो लोग हैं वो प्रोटेस्टर्स है वो डिसअपेयर हो जाते हैं, घर में पता भी नहीं चलता है। तो इससे क्या है, एक जो काफ़ी इनजस्टिस है वो देखा गया है बलूची पीपल के खिलाफ। तो ये चीज़ें हमें क्या करनी है, ध्यान रखनी है। जब भी हम ऐसे में कोई आंसर लिखते हैं इनजस्टिस के रिगार्डिंग, तब ये मेंशन कर सकते हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन के खिलाफ, सेल्फ डिटर्मिनेशन के फेवर में। देन आपके सेकेंडली जो आईआर के क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम इसमें पाकिस्तान को कंडेम कर सकते हैं, इंक्लूडिंग चाइना को भी हम कंडेम कर सकते हैं कि चाइना इंडिया के बारे में क्रिटिसाइज़ करते रहता है, लेकिन क्यों बलोचिस्तान का जो हित है उसके लिए पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ नहीं करता है। या फिर चाइना के खुद के देश के अंदर भी जो आपके उइगुर पॉपुलेशन है इन जिनजियांग प्रोविंस, उसको लेके क्यों चिंतित नहीं है। तो वो चीज़ें हम इसमें मेंशन कर, जब आंसर पूछा जाएगा तो उसमें हम मेंशन कर सकते हैं, या नहीं भी पूछा गया तो हम उसमें ये जो पर्सपेक्टिव है उसको हम मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो इसमें एंडिंग है पाकिस्तान का हिपोक्रेसी को लेके कि किस तरीके से पाकिस्तान एक हिपोक्रेट नेशन है, डबल स्टैंडर्ड नेशन है। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है रिगार्डिंग ईरान एंड इंडिया, एंशिएंट सिविलाइजेशंस एंड न्यू हॉराइजन्स। तो इस आर्टिकल में स्पेशली इंडिया और ईरान किस तरीके से एंशिएंट समय से आपकी जो हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन पढ़ते हैं वो ईरान रीजन से ही था, जो हम एंशिएंट प्री हिस्ट्री जब पढ़ते हैं, ओके, जहाँ हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन का कांटेक्ट पढ़ते हैं विद ईरान, तो उसमें हम देख सकते हैं कि ये जो दो सिविलाइजेशन है काफ़ी पुरानी सिविलाइजेशन है, कल्चर हो, आपका लैंग्वेज हो, ट्रेड हो, ये सभी दिशाओं से, या फिर जो इनका वैल्यूज़ हैं लाइक पीस को सपोर्ट करना, ओके, ऑफेंसिव एक्शंस ना लेना,
डिफेंसिव एक्शन लेना, किसी को डोमिनेट करने की कोशिश ना करना, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करना। तो इस दोनों ही देशों के बहुत सारे सिमिलैरिटीज़ है और इस दोनों ही देशों ने कल्चरल कन्वर्जेंस को देखा है। इंडिया में भी अगर आप देखें तो जो पर्शियन कल्चर है वो ईरान से ही आया है। और इसी के साथ इसमें ये चीज़ें भी मेंशन की गई है कि आपके आज के समय पे या फिर आज से थोड़े पहले तक अगर देखें तो जो वेस्टर्न डोमिनेशन है वो काफ़ी आपका ज़्यादा देखा गया है। इकोनॉमी में हो आपकी इकोनॉमिक डोमिनेंस बाय डिफरेंट ग्लोबल इंस्टीट्यूशन लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंडली आप देखें जो उनका हार्ड डोमिनेंस है, मिलिट्री डोमिनेंस की, किसी के ऊपर भी जब भी आपका कोई उनसे उन वेस्टर्न नेशन को शिकायत होती है, स्पेशली USA को, तो वो क्या करती है, अपना हार्ड पावर यूज़ करती है टू डोमिनेट द अपोजिंग नेशन। तो ये क्या है, सही नहीं है। तो उनका जो ये डोमिनेंस है उसको कौन ओवरकम कर सकता है? कंट्रीज लाइक एंशिएंट सिविलाइजेशंस लाइक इंडिया एंड ईरान। तो अभी ईरान क्या करना चाह रही है, जो वेस्ट एशिया रीजन है, कि उसका जो कल्चर है, उसकी जो आइडेंटिटी है, उसकी जो पहचान है वो इंटैक्ट रहे, ना कि जो कल्चरल वैल्यूज़ है ऑफ वेस्ट वो आपकी इरोड करे जो सिविलाइजेशनल वैल्यू है ऑफ ईरान। तो इसमें इंडिया का भी अगर आप पर्सपेक्टिव देखें तो हम भी क्या है, किसी का जो डोमिनेंस है उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। इसीलिए हमने स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को लिया है कि हम स्ट्रैटेजिकली ऑटोनोमस रहेंगे, हम अपने कल्चर को ध्यान देते हैं, उसके डेवलपमेंट में ध्यान देते हैं, वर्ल्ड पीस को हम सपोर्ट करते हैं, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस है, रूल बेस्ड जो ऑर्डर है उसको हम सपोर्ट करते हैं। तो इसमें इंडिया और ईरान का जो पर्सपेक्टिव है या फिर जो सिविलाइजेशनल एथोस है वो काफ़ी हद तक मैच करती है। और इन फ्यूचर हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट नेशन को, वर्ल्ड को सिखा सकते हैं जो सिविलाइजेशनल विजडम है, जो स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस है, जो कंस्ट्रक्टिव पार्टनरशिप है। ओके, क्यों? To ensure cooperation in a global level, especially in global south, to assert our independence, to assert our cultural values, our cultural ethos. ओके, तो वो चीज़ें हम मेंशन कर सकते हैं एग्जाम में। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। आज के लिए इतना ही।